नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.एस. पंत, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ और वर्तमान में मैं अभी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रीवा ब्रांच का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे मेरे गुरुजनों ने इस स्वास्थ्य ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था में पोषण इस संबंध में आप लोगों से चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। गुरुजनम प्रथमम वंदे। सबसे पहले मैं अपने गुरुवर डॉक्टर एच.पी. सिंह सर और मैडम ज्योति सिंह मैम को प्रणाम करना चाहूँगा और बहुत ही संक्षेप में इस स्वास्थ्य ज्ञान गंगा कार्यक्रम का 1 या 2 मिनट में बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय से डॉक्टर एच.पी. सिंह सर और मैम ज्योति सिंह के एबल गाइडेंस में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो रीवा शाखा है उसके सभी सदस्य 40 से ज़्यादा सदस्य हैं। वो सभी सदस्य काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शुरुआत में इसका स्वरूप बहुत ही छोटा था। रीवा ज़िले के जो डिफरेंट 9 ब्लॉक्स थे उसमें हम लोग जुलाई अगस्त के महीने में जा कर के स्कूलों में विषम परिस्थितियों में जाते हुए बरसात में पहुंचकर वहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य ज्ञान गंगा के संबंध में कुछ विषयों पर चर्चा करते थे। शुरुआत में ये विषय केवल स्तनपान के लिए लिया गया था। फिर उसमें कुछ वर्षों में न्यूबॉर्न केयर इनकॉर्पोरेट किया। कुछ वर्षों में समय के साथ में उसमें एडोलेसेंट केयर या किशोर वय की जो समस्याएं थी उसको भी उसमें शामिल किया गया। और अभी लेटेस्ट जो है वृद्धावस्था में पोषण, ये भी प्रयास किया गया है कि इन सब ज्ञानवर्धक चीज़ों से हम लोग समाज में एक बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं, ऐसा हमारे सर का मानना और सोचना है। और ये जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था स्वास्थ्य सैनिक और स्वास्थ्य गंगा कार्यक्रम का स्वास्थ्य सैनिक के माध्यम से हम लोगों की जो बातें हैं वो समाज में पहुंचाने का, ये कार्यक्रम जो है पूरे ना केवल प्रदेश में बल्कि भारत सरकार द्वारा भी इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ और सबने इसको माना कि ये बहुत ही सही तरीका है बिहेवियरल चेंज लाने का। तो पिछले 2.5 वर्षों से 2.5 दशकों से ये कार्यक्रम चल रहा है और अविरत चल रहा है और हमारे यहाँ के जो पीडियाट्रिशियंस हैं उसमें बहुत ही अच्छे से भाग ले रहे हैं। अब सर ने मुझे वृद्धावस्था में बोलने को बोला। मैंने तो बोला सर मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, आप इसको बोलने को बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे होते हैं वही और जो बड़े होते हैं वही, दोनों में काफ़ी समानताएं हो जाती हैं समय के साथ में। और वृद्धावस्था में कुछ सालों बाद तुम भी सीनियर सिटीजन्स हो जाओगे, तो अभी से तुमको अभ्यास होता रहेगा इसका। तो चलिए मैं इस छोटे से बैकग्राउंड के साथ में अपने आगे के व्याख्यान को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जो स्लाइड्स आपको पहले से सर्कुलेट की गई हैं इसमें मैं बहुत तेज़ी से चाहूँगा 2-3 मिनट में। उसके बाद इसी स्लाइड्स में किसी खास विटामिन्स के बारे में विशेष चर्चा करूँगा। फिर मैं पोषण आहार से संबंधित कुछ आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें कि विशेष रूप से वृद्धावस्था में उसको कैसे अपने जीवन या चर्या में लाना चाहिए वो बताने का प्रयास करूँगा विथ सम स्लाइट रिलीजियस फ्लेवर आल्सो। तो मैं ये स्लाइड से प्रारंभ करता हूँ। पहली स्लाइड, ज़्यादा करके स्लाइड्स जो है ऑलरेडी सर्कुलेट हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप लोग सभी प्रबुद्धजन हैं, इसमें से कई बार आप लोग इसमें से जा चुके होंगे, तो आप लोग को इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अब इसमें परिचय में लिखा हुआ है कि बहुत से परिवर्तन होते हैं वृद्धावस्था में उम्र के साथ में। जैसे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें चेंजेस होते हैं, हार्ट में चेंजेस होने लगते हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस, किडनी में, ये सभी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे उम्र के साथ में 60 वर्ष के बाद क्या होता है कि इन सभी चीज़ों में सुस्ती आने लगती है और जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। भूख भी उम्र के साथ में कम होने लगती है। ये इसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं, ये भी आपको खुद ही देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें समय देने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। ये पोषण के संबंध में आपको पता है कि जो फूड स्टफ्स हैं उसके मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, पानी। कुछ लोगों ने फाइटोकेमिकल्स और फाइबर भी जोड़ दिया है। इन सब के बारे में डिटेल्स आप सब पुस्तकों में लिखा हुआ है। आजकल तो सारी जानकारी जो है वो आपके एक क्लिक में मोबाइल में है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता है यहाँ पर।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊर्जा की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती है, चूँकि शारीरिक गतिविधियाँ कम होने लगती हैं और इसकी वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 20% कम हो जाती है। इसलिए हमें उस हिसाब से अपने आहार में वृद्धावस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे लिखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है और इसमें उम्र के साथ में इसकी आवश्यकता कम हो जाती है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तो हाइपो या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक निश्चित मात्रा में यानी 50%, जो पूर्ण आपका जो भोजन है उसका 50% जो है ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से वृद्धावस्था में लेनी चाहिए। नेक्स्ट में प्रोटीन जो है ये भी शरीर के अंगों के उत्पादन के लिए तो आवश्यक है ही है। जो बहुत से एंजाइम्स होते हैं शरीर के जो कि डाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी प्रोटीन्स ही बने होते हैं। जो अपनी प्रतिरोध की जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए रहता है। नेक्स्ट है फैट का सेवन जो है उम्र के साथ में कम करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथ में जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये आवश्यक होते हैं लेना। तो जैसा इसमें बताया गया है कि फैट से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है और ये वसा के स्रोत के बारे में लिखा हुआ है और लगभग 25% एनर्जी, जैसा मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए बताया 50% और फैट्स का जो है 25% एनर्जी फैट से लेनी चाहिए, बाकी जो है वो प्रोटीन से लेना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि ये फैट ज़्यादा होने से ये सब हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा और कैंसर वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। कुछ खनिज पदार्थ हैं जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप खुद इस स्लाइड के आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कैल्शियम की आवश्यकता हड्डी के लिए है, लोहा की आवश्यकता होती है विशेष करके हीमोग्लोबिन के लिए, मसल होती है मसल पावर के लिए, मायोग्लोबिन होता है उसके लिए होता है, ब्रेन में कंसंट्रेशन के लिए कुछ मेटलो एंजाइम्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वहाँ पे भी आयरन की आवश्यकता होती है। जिंक का भी रोल रहता है। ये सब जो है ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं, छोटे वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता कम होती है लेकिन प्रतिदिन लेना आवश्यक हो जाता है। फिर आ जाते हैं विटामिन्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, ज़्यादा करके आप लोगों को पता है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के आता है। विटामिन ए आँखों की ज्योति के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए जो है रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेज है उसके नॉर्मल इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा वुंड हीलिंग में भी ज़रूरत होती है। इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन ए का बहुत आवश्यक है। तो मेरा ये सोचना है और कहना है कि जिस प्रकार से एक अभियान के रूप में विटामिन ए अंडर 5 बच्चों को पिलाया जाता है, क्यों ना 60 वर्ष के ऊपर की उम्र के वृद्धजन जो हमारे हैं, सीनियर सिटीजन से, उनको भी विटामिन ए 2 ml अगर 6 महीने में दें, हमारी समझ से निश्चित रूप से उनको आँखों में और उनके जनरल इम्यून सिस्टम में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसके बारे में मैं थोड़ा लास्ट में एक बार और चर्चा करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में पानी लिखा हुआ है। पानी की आवश्यकता 50% जो है शरीर में लगभग पानी रहता है और अगर 10 से 15% पानी किसी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस से या उल्टी दस्त में निकल जाए तो एकदम से वृद्ध लोग जो है सीरियस हो सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ी मात्रा में पानी हमेशा हर घंटे में आधा गिलास पी सकते हैं या पीना चाहिए दिन के टाइम में। और प्यास जो है लगती है काफ़ी देर में, जब शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम काफ़ी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद प्यास लगती है। तो बिना प्यास लगे भी वृद्धजनों को बीच बीच में हर घंटे में आधा गिलास पानी अगर लेते रहेंगे तो दिन भर में उनकी पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। रेशा, ये वृद्धावस्था में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। रेशेदार चीज़ें खाने से इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ में ये डायबिटीज़ के कंट्रोल में भी बहुत आवश्यक होता है। अगर एक्स्ट्रा शुगर कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं तो फाइबर के साथ में अगर लेंगे तो वो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर्स की आवश्यकता होती है। पोषण संबंधी विशेष जो समस्याएं होती हैं एडल्ट्स में वो ये होती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, विशेष करके ऑस्टियोपोरोसिस,
फैट ज़्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन मैंने चर्चा की। ये सब अलग अलग विषय हैं, कभी डिटेल में इसके बारे में अलग अलग विषयों पे चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये स्लाइड्स को हमने केवल आपको ओरिएंटेशन के लिए शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। सारी चीज़ें पुस्तकों में रहती हैं। किसी चीज़ में आप गहराई में जाना चाहते हैं तो फाइटोकेमिकल्स हैं, आप सीधे गूगल में जाके उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का भी होता है, उसमें पूछ सकते हैं। इस स्लाइड्स के चर्चा के दौरान मैंने विटामिन डी के बारे में बोला था कि मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा समय लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अन्य विटामिन की तुलना में वृद्धावस्था में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर नवजात शिशु है उसमें 200 से 300 यूनिट्स, थोड़े बड़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एडल्ट हैं, उसमें 400 यूनिट्स, और वृद्धावस्था में लगभग 600 यूनिट्स के आसपास इसकी आवश्यकता होती है। ये तो ईश्वर की हम लोग के ऊपर कृपा है कि जो विटामिन डी है वो सूर्य की रोशनी से अपने शरीर में काफ़ी कुछ इसकी मात्रा बन जाती है। शरीर में जो एक 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ होता है स्किन के नीचे, सूर्य की रोशनी में वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, और फिर वो लीवर में उसका हाइड्रॉक्सिलेशन होता है, 25 हाइड्रॉक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कहलाता है। फिर वो उसका किडनी में कुछ एक्टिविटी होती है, माने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं 125 डाइहाइड्रॉक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। और फिर ये आगे चल के शरीर के मुख्य रूप से 3 अंगों में विशेष काम करता है। पहला आंतों में, दूसरा किडनी में, और तीसरा बोन्स में। तो आंतों में क्या करता है विटामिन डी? आंतों में विटामिन डी मुख्य रूप से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर सही मात्रा में विटामिन डी लें तो जो कैल्शियम हम पानी से और भोजन से प्राप्त कर रहे हैं उसी का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से होगा, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की हमें कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोन्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा है आवश्यकता विटामिन डी की, मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट करने के लिए, हड्डी की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है, और किडनी फंक्शन के लिए भी है, क्योंकि ये किडनी फंक्शन और विटामिन डी आपस में पैराथायराइड हार्मोन एक होता है, उससे ये संतुलित होता है। अगर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में हमने लिया तो वापस जो है, अगर कम मात्रा में लिया तो वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी से, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो किडनी से कैल्शियम बाहर जाता है। ये सब एक अन्य हार्मोन होता है जो कि विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन आपस में मिल करके ये कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को शरीर में नियंत्रित करते हैं। सन एक्सपोजर का महत्व बहुत है। ये डिपेंड करता है कि शरीर में पिगमेंटेशन कैसा है। अगर कोई डार्क पिगमेंटेशन वाला आदमी है उसके लिए कुछ एक्सपोजर की अलग ज़रूरत पड़ेगी। 65 साल के बाद में इसकी और आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले लिया जाए, टैबलेट विटामिन डी मिलती हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली। तो जैसा मैंने बताया कि 600 यूनिट्स की आवश्यकता प्रतिदिन है, 10 दिन में 6000, तो लगभग 100 दिन में आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की आवश्यकता है। फिर अगर हम एक अभियान के रूप में विटामिन डी की गोली सभी वृद्धजनों को, जैसे कि हमने बात की विटामिन ए की, जैसे एल्बेंडाजोल दिया जाता है, जैसे कि एक ये फाइलेरिया दिवस में हेट्राजन की टैबलेट दी जाती है, क्यों ना हम वृद्धजनों के लिए विटामिन डी की एक ये टैबलेट 60,000 यूनिट वाली हर 100 दिन में या हर 3 महीने में एक बार भी गोली दें। गोली बहुत महंगी नहीं है, 12 से 15 रुपये में, अच्छी से अच्छी कंपनी की 10 रुपये में मिल सकती है। अगर दी जाए तो मेरे हिसाब से विटामिन डी की जो कमी है वो काफ़ी कुछ जो है इसमें हम लोग भरपाई कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें कुछ खाने से मिल जाती है। तो इस तरीके से ये विटामिन डी और विटामिन ए, एल्बेंडाजोल, ये सब चीज़ें वृद्धजनों को भी उसमें इनकारपोरेट करना चाहिए, जैसे कि हमें करते हैं छोटे बच्चों को। अब मैंने लास्ट में बोला था 2 या 4 मिनट में कुछ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि भोजन में हमें, जो बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें कि सारी ये जो 6 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, ये सही मात्रा में हो। ये परिभाषा बैलेंस डाइट की एप्रोप्रिएट मात्रा में हो, जिससे कि उसका जो है एसिमिलेशन अच्छे से हो सके, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हो जो कि हम किसी विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकें। तो जैसे आयुर्वेद में षड्रस बोले जाते हैं, जैसे कि मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है। तो ये 6 जो चीज़ें हैं, ये हर प्रकार की चीज़ अगर हम भोजन में शामिल करें तो ये अपन को बैलेंस डाइट हो जाएगी। इसी प्रकार 6 जो रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं सूर्य की रोशनी में, उन सभी रंगों को अगर हम खाने में यहाँ पर शामिल करें तो वो भी बैलेंस डाइट हो जाएगी। अगर हम हरी सब्जी खाएं, लाल जो है मिर्च भी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। इसके अलावा पीली चीज़ों में कैरेट हो गया, सफ़ेद चीज़ों में चावल हो गया। कहने का मतलब ये 6 चीज़ें अगर हम लेते हैं विभिन्न रंगों की, तो ऑटोमेटिकली एक प्रकार से वो बैलेंस डाइट जैसी ही चीज़ हो जाती है। वृद्धावस्था में विशेष रूप से कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, उसके लिए
जो बैलेंस डाइट है वो हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए अलग डाइट होती है। तो अगर रीनल प्रॉब्लम्स है, किडनी से रिलेटेड है, तो डाइट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो वो एक डाइटिशियन होते हैं, स्पेशलाइज सिचुएशन में वो आपको अलग से डाइट चार्ट बताते हैं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि डाइट जो है हर वृद्धजनों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होती है। किस को क्या ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, वो खुद वो सतह उम्र के साथ में वो जान चुके रहते हैं। उस हिसाब से वो अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। बैलेंस डाइट के साथ में वृद्धावस्था में आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है, खाने के साथ में फास्टिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 7 दिन में 1 दिन फास्टिंग की जाए, इसमें कुछ वैज्ञानिकों को इसमें नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुई है, ऑटोफेगी कहते हैं। अगर 12 घंटे का उपवास किया जाए तो बहुत से विषाक्त चीज़ें जो फॉरेन मैटर्स हैं शरीर में, वो शरीर की कुछ कोशिकाएँ हैं उसको खा करके नष्ट कर देती हैं। तो संभव हो तो 7 दिनों में पूरा उपवास न करते हुए लंघन करें। लंघनम लघु भोजनम, यानी कम भोजन, कम मात्रा में भोजन लेते हुए पानी का ज़्यादा मात्रा में सेवन करें उस दिन, तो ये आपके शरीर को एनर्जाइज और रिवाइटलाइज कर सकता है। बहुत सिंपल कुछ प्रिंसिपल्स हैं खाने के जो आयुर्वेद से हमने सोचा कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें। वो ये हैं कि हम लोग के यहाँ महाराष्ट्रियन में इसको भोजन को स्वयं पाक कहते हैं। स्वयं पाक मतलब खुद के द्वारा बनाया हुआ भोजन, जो कि संभव नहीं है। तो जो कुक है आपके घर में या घर का जो सदस्य है, कम से कम वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और हाइजीन मेंटेन करे, अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद में वो खाना बनाए। और अगर जैसा कि बोलते हैं कि जिस प्रकार से उसकी बुद्धि और इमोशंस रहते हैं वो उस भोजन से हमें प्राप्त होता है। माँ अगर अच्छे से प्रेम से स्नेहपूर्वक भोजन बनाती है तो रोटी का स्वाद अलग हो जाता है। आप सभी जानते हैं, हमसे उम्र में सभी आप लोग बड़े हुए हैं। तो उसका भी महत्व है कि किस इमोशन के साथ में खाना बनाने वाला सफाई से बना रहा है और किस इमोशन के साथ में बना रहा है। अगर कोई बनाने वाला व्यक्ति जिसके घर में कुछ 10 लोग भूखे पड़े हुए हैं और वो पूरे टाइम उसका मन ये लग रहा है कि ये रोटी हमको कुछ मिल जाए घर ले जाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को पहले हमें उनको दे करके फिर स्वतः भोजन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में वो पोषण जो है फ़ायदा करेगा, ऐसा हमारा भी मानना है। हाथ धोने का जो प्रक्रिया है, हाथ धोने के साथ में पैर भी धोना चाहिए। पैर धोने से बोलते हैं कि जो आयुर्वेद में कहते हैं कि जो राइट नाड़ी, दाहिनी नाड़ी का जो सूर्य स्वर है, पैर धोने से वो एक्टिवेट हो जाता है। और भोजन के समय ऐसा बोलते हैं कि दाहिनी नाड़ी का स्वर चले तो भोजन में जठराग्नि ज़्यादा होती है, भूख अच्छी लगती है और पाचन अच्छा होता है। तो पैर भी अवश्य धोएं खाना खाने के पहले। खाना खाते समय, ये खाना खाने के पहले की प्रक्रिया थी। खाना खाने के समय आवश्यकता अनुसार जितना कम से कम हो, मनुष्य को कम से कम बोलना चाहिए। बोलने से जो है डिस्टर्बेंस होता है। टीवी देखते हुए, कंप्यूटर को देखते हुए, रेडियो सुनते हुए, मोबाइल अटेंड करते हुए अगर आप भोजन करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होता, ऐसा हम लोग का मानना है। तो शांति से भोजन का स्वाद लेते हुए, कम से कम बोलते हुए, अगर बोलना ही है तो आप भोजन की प्रशंसा कर सकते हैं कि भोजन अच्छा बना है। इस तरीके से भोजन करेंगे प्रसन्नतापूर्वक, तो आपको पलथी मार के बैठेंगे तो भी अच्छा है। आजकल तो डाइनिंग टेबल का सिस्टम है, तो वहाँ भी पैर मोड़ करके बैठेंगे तब भी फ़ायदा होता है। ब्लड सर्कुलेशन उन अंगों में ज़्यादा जाता है जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है खाना खाने के टाइम में। तो ये हो गया ड्यूरिंग मील्स। आफ्टर मील्स 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, जिसमें से कि 3-4 चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। पहला, जैसे ही अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद, भोजन के दौरान कुछ रिलीजियस, मैंने जो बोला था, हम लोग के यहाँ चित्रावती करते हैं, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, वो थोड़ा अलग विषय है, मैं उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करूँगा। भोजन के पश्चात 100 कदम मनुष्य को चलना चाहिए। 100 कदम चलने से फ़ायदे हैं, बताएंगे क्या फ़ायदे हैं बाद में। उन 100 कदम चलने के बाद में अगर आप हो सके तो वज्रासन, एक यही आसन है जो कि भोजन करने के पश्चात रिकमेंडेड है, और दुनिया का कोई ऐसा आसन नहीं जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल आसन है, सिर्फ अपने पैर को मोड़ करके 10 या 15 मिनट आप बैठें तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाता है जहाँ उसको जाना चाहिए। तो पहला आप 100 कदम चलें। दूसरा, अपना यूरिनरी ब्लैडर ज़रूर एम्प्टी करें। ब्लैडर एम्प्टी करने के से बहुत से फ़ायदे हैं, स्टोन वगैरह की संभावना कम होती है। 100 कदम चलें, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करें, 10 या 12 मिनट तक आप वज्रासन करें। फिर आधी घंटे या 1 घंटे के पश्चात अगर प्यास लगी है, आधा या गिलास पानी पिएं। भोजन के दौरान हो सके तो कम से कम पानी पिएं, जिससे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको सीस्टा कहते हैं,
या ब्रीफ आफ्टरनून नैप कहते हैं, वो भी बोला जाता है कि रिवाइटलाइज करने के लिए ब्रेन को आवश्यक होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, शाम के टाइम में आप री-एनर्जाइज हो जाएंगे। कहते हैं कि हार्ट अटैक की भी संभावना होती है, अगर आप नींद ना लें तब भी 10, 15, 20 मिनट की अगर आप झपकी ले सकेंगे, वो भी आधे से पौन घंटे 45 मिनट के पश्चात। तो ये 4 सिद्धांत मैंने बताए जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आयुर्वेद की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें जोड़नी चाहिए अपने दिनचर्या में। खाना खाने के पश्चात में 100 कदम चलें, अपना ब्लैडर एम्प्टी करें, वज्रासन में बैठें और ब्रीफ सिस्टा लें। ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत फ़ायदा कर सकती हैं आगे आने वाले समय में, और वृद्धावस्था में स्वस्थ रखने में हमें मदद होगी। वृद्धजनों से हमें बहुत तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, हमें उनके साथ रहने से बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से मार्ग निर्देशन करते रहें। मैंने प्रयास किया है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय में चर्चा करने का। यद्यपि ये विषय बहुत ही वृहद है, केवल प्रोटीन पर चर्चा करें तो बहुत समय लग सकता है, किसी एक पर्टिकुलर विटामिन में 1 घंटा लग सकता है। पर ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य एचपी सिंह साहब ने मुझे बोला था वो ये था कि ओरिएंटेशन लोगों को हो और बिहेवियरल चेंजेस हों समाज में, ताकि समाज के लोग अपने डाइट में बैलेंस डाइट का महत्व समझें और उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अच्छे से पेशेंट हियरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।